स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 और जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन आंसर रिटन फॉर्म में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैप्टर को लिखा है नागार्जुन है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके प्रति? लेखक यहाँ पर नदियों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नदियों के प्रति मेरे दिल में श्रद्धा के भाव थे। और लेखक जब नदियों में डुबकी लगाया करता था तो उसको ऐसा लगता था कि वे माँ या दादी की गोद में बैठे हैं या मौसी और मामी की गोद में बैठे हैं। लेकिन इस बार जब लेखक को हिमालय पर चढ़ने का मौका मिला तो वे कुछ और रूप में सामने थी, यानी नदियां अपने एक अलग ही अंदाज में उनके सामने आई। मैं हैरान था, यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो लेखक को बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलज मैदानों में आकर के इतनी विशाल और इसकी चौड़ाई कैसे बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, नदियां अपने उद्गम स्थल पर एक धारा के रूप में होती हैं, ठीक है। और जब ये मैदान में पहुंच जाती हैं तो इनका रूप विशाल हो जाता है और इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इनका उछलना और कूदना, हिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। लेखक ने जब हिमालय पर नदियों को देखा तो बड़े तीव्र वेग से वे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि नदियों का उद्गम हिमालय से हो रहा था। अपने रास्ते में आई हुई सभी मुसीबत, बाधाओं को काटते हुए वे आगे बढ़ रही थी। लेकिन मैदान में ये नदियां शांत हो जाती हैं। तो लेखक यही कह रहे हैं कि जब ये अपने उद्गम स्थल पर इतनी चंचल और शोक हैं, मैदानों पर ये इतनी गंभीर कैसे हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। ये कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक स्वयं से ही प्रश्न पूछता है कि ये नदियां कहाँ भागी जा रही हैं। आखिर इनका क्या लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा? ये किसे प्राप्त करना चाहती हैं? तो लेखक जवाब देते हुए कहते हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। लेखक कहते हैं कि इनका महान पिता अर्थात हिमालय के पास रहकर भी इनका हृदय अतृप्त है, ये तब भी शांत नहीं हुई, तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर बंधुर आदित्याकाएं, सरसब्ज उपत्याकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बच्चों, देवदार, चीड़, सनो, चिनार, सफेदा, कैल, ये पेड़ों की प्रजातियां हैं जो हिमालयों में पाई जाती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी ननखट बेटियों के लिए कितना सिरधुंधा होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की सभी छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। कहने का मतलब ये है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी नदी हैं, बाकी नदियां इनकी सहायक नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने से कब इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक आगे कहता है कि ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां आके मिलकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं,
तो उस समुद्र को सौभाग्यशाली बताते हुए लेखक कहते हैं कि इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदान में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थीं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो लुभावना प्रतीत हुआ। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों पर निकलने वाली ये दोनों नदियाँ वहाँ के रहने वाले पहाड़ी लोगों के लिए भले ही आश्चर्य का विषय ना हो, लेकिन मेरे लिए ये आकर्षक हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। ये सब देखकर लेखक कहने लगता है कि हिमालय ससुर और समुद्र उसका दामाद। कालिदास के व्रही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वित्रवती यानी वेतवा नदी का पुराना नाम को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों के समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे भी हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हठा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पथ पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। धन्यवाद। और इसके क्वेश्चन आंसर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। थैंक यू।